नमस्कार। न्यूज ड्रम और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज मेरे साथ जुड़े हैं दो वरिष्ठ पत्रकार पुनीत यादव और औरंगजेब नक्शबंदी। आज हम बात करेंगे संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव की। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये किस तरीके का टूल है, हमने आजादी के बाद अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं, उनमें से कितने अविश्वास प्रस्ताव कामयाब हुए जब सदन ने सरकार में अविश्वास दिखाया और सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। और ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की भूमिका को लेकर जो आगे की लड़ाई है, 2024 की लड़ाई है, उस पर कितना असर डालेगा, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पुनीत के पास चलेंगे। पुनीत, नंबर सरकार के पास है, अविश्वास प्रस्ताव, मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का आना एक अहम चीज है। सरकार को चर्चा के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे सरकार बचना चाहती है। बताइए। जी देखिए, राजेश, ये मुझे लगता है कि ये जो बहस है विश्वास प्रस्ताव को लेकर के, इसको एक जिस पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया जा रहा है वो पर्सपेक्टिव थोड़ा भटका हुआ है, थोड़ा गलत है। क्योंकि एक ये जो चीज बार बार बोली जा रही है कि सरकार के पास नंबर्स हैं, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ। देखिए, पार्लियामेंट में बहस के कुछ और बहस करवाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स विपक्ष के पास या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके पास होते हैं। उनमें जो दो सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, उनमें एक है, अगर आप लोकसभा की जैसे बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन है। और अगर एडजर्नमेंट मोशन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है और अगर मुद्दा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और विपक्ष के पास उस तरह का एक कारण है। एडजर्नमेंट मोशन मतलब ये कि सदन की कार्रवाई रोककर जो एक प्रेसिंग मुद्दा है उस पर बहस की जाए। जी, जिसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं हिंदी में, उसका और उसका इक्विवेलेंट जो है वो राज्यसभा में होता है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, जो रूल 267 की बहस जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से, पिछले 5 दिनों से राज्यसभा में भी कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो जो एडजर्नमेंट मोशन है या सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो मोशन है, वो बेसिकली ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर नोटिस दी जाती है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है दोनों सदन में, जिनके पास भी अगर एडजर्नमेंट मोशन है तो लोकसभा के स्पीकर के पास जाएगा, अगर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस है तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाएगा, और उसके ऊपर वो अपनी रूलिंग देंगे कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर, एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस पर फिर वो बहस कराएंगे। उसमें मसला ये है कि वो इशू स्पेसिफिक होते हैं, और दूसरा बेसिकली आप अगर एडजर्नमेंट का मांग रहे हैं तो वो जिस दिन एडमिट होगा उस दिन बाकी और कोई काम नहीं होता, उस दिन सिर्फ उसी मुद्दे के ऊपर बहस होती है और फिर सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से उस पर जवाब दिया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन, जैसा सब जानते हैं कि राज्यसभा में नहीं, ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो राज्यसभा में नहीं मूव किया जाता, लोकसभा में मूव करना होता है, और उसके लिए मिनिमम 50 सांसदों की जो है एंडोर्समेंट जरूरी होती है। जो आज एक्सेप्ट किया गया उसमें लगभग 140 सांसदों की एंडोर्समेंट है। और ये एडजर्नमेंट मोशन से एक डिग्री ऊपर है अगर आप उसको इस तरह से रैंक करें, क्योंकि इसमें एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू स्पेसिफिक नहीं, उसका जो मोशन मूव किया जाता है वो बेसिकली है कि ये जो सदन है, सरकार जो है इस सदन का विश्वास खो चुकी है और उस पर बहस होनी है। उसमें आप प्रधानमंत्री को, अगर कन्वेंशन से चलें तो प्रधानमंत्री को कंपेल किया जाता है, बिकॉज जो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पार्लियामेंट के, उसमें रूल 198 जिसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है, उसकी वर्डिंग क्या है? इट इज कॉल्ड a motion of no confidence
against the Union Council of Ministers. And the Prime Minister is head of the Union Council of Ministers. तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये इनकम्बेंट होता है कि वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब दें जब बहस खत्म हो। अब यहां आज की तारीख में मुद्दा क्या था? मणिपुर के ऊपर पिछले जब से 20 जुलाई से जब से सदन शुरू हुआ, विपक्ष बहस चाह रहा है एडजर्नमेंट मोशन के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके लोकसभा में। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो इंस्ट्रूमेंट उनके पास राज्यसभा में अवेलेबल है उसको अवेल करके वो चाह रहे हैं कि हम वहां करें। सरकार कह रही है कि हम सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कराएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता ही कितने टाइम के लिए है, उसमें कितने लोग बोल पाएंगे, और उसमें कोई प्रधानमंत्री के ऊपर ये इनकम्बेंट नहीं है कि वो जवाब दें। होम मिनिस्टर भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है जवाब। सरकार किसी को भी खड़ा कर देगी कि भाई आप जवाब दे दीजिए। इस सरकार में तो वैसे भी जो मंत्री है वो अपने विभाग के अलावा बाकी सभी विभागों की बात करते हैं। तो आप और ये एडजर्नमेंट मोशंस और जो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के मोशन है ये दोनों सदनों में एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, इसलिए 5वें दिन अब जाकर के विपक्ष ने ये, और जो नया ये इंडिया कोलिशन जो बना है जिसमें 26 ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने ये तय किया कि एज अ लास्ट एफर्ट टू मेक द प्राइम मिनिस्टर स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं। और उसके अंदर देखिए एक तरीका ये भी है इसको देखने का कि आप पार्लियामेंट कितने दिन अब बैठती है, आप ये भी देखिए। ये जो मॉनसून सेशन है इसमें सिर्फ 17 सिटिंग, इन 17 सिटिंग्स में 5 दिन ऑलरेडी वॉश आउट हो चुके हैं। अब आपके पास में 12 दिन रह गए और मुद्दे कई हैं जो विपक्ष उठाना चाह रहा है। लेकिन अगर आप एडजर्नमेंट मोशन के रूप से भी जाएंगे तो स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन दिया जाता है। आप हर मुद्दे के ऊपर सरकार से वो जवाबदेही नहीं ले पाएंगे जो आप चाह रहे हैं विपक्ष के नाते। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप वो सारे मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार को उस पर आप जो है उन मुद्दों के ऊपर सवाल उठा के जवाब मांग सकते हैं। तो उनमें मणिपुर का मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर है आज की तारीख में। मणिपुर पे आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जिस दिन सेशन शुरू हुआ, सारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को ताक पे रख के उन्होंने सेशन के बाहर एक वक्तव्य दिया मणिपुर के बारे में, और उसके बाद से वो गायब हो गए। उसके बाद उन्होंने सदन के अंदर मणिपुर के ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं करी। और आप देखेंगे आज उन्होंने जो आईईसीसी इंडियन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है उसका आज वो इनॉग्रेशन कर रहे थे प्रगति मैदान में, और वहां उन्होंने बात करी कि वो किस तरह से जब तीसरे टर्म में चुन करके आएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा देंगे वगैरह वगैरह। तो ये बात तो जाहिर है कि वो इस चीज को लेकर के बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं कि भाई हमारी सरकार इस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई खतरे में आ जाएगी। घबराहट शायद इस बात की है कि उन्हें सदन में उन सवालों के जवाब देना पड़ेगा जो वो नहीं देना चाहते। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, इसको उस नजरिए से देखना होगा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार जवाब नहीं देना चाह रही या देने से बच रही है, और उनके ऊपर बहस। हिस्टोरिकली देखे तो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 1963 में आया था, जेबी कृपलानी लेकर आए थे। और उसके बाद जो है कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं और उन नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या क्या नतीजा रहा है, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार गिराने की मंशा का नहीं होता, वो एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उस मोशन का, लेकिन उसकी मंशा ये नहीं है, उसकी स्कीम ये नहीं है कि आप सरकार को गिराएं। और ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं आजादी के बाद से अब तक के, उससे साफ होता है। आजादी के बाद से जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जो आपने अभी सही कहा कि 1963 में जो इंडिया चाइना वॉर के बाद में आचार्य जेबी कृपलानी पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे पंडित नेहरू की सरकार की, और उन्हें ये बात भली भांति मालूम थी कि पंडित नेहरू की सरकार गिरेगी नहीं इस मोशन से। लेकिन
वो मुद्दा इतना बड़ा था कि उस पर जवाबदेही सरकार की बनती, और इसलिए वो मोशन लेके आया गया। वो मोशन डिफीट हुआ और पंडित नेहरू की सरकार पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो मोशन आया, उस पर बहस हुई, 40 वक्ता उसमें, और 4 दिन तक, 21 घंटे की बहस थी वो, 4 दिन तक वो बहस चली, उसमें 40 लोगों ने भाग लिया, और उसके बाद पंडित नेहरू ने उसका जवाब दिया, और मोशन डिफीट हुआ। उसके बाद से जितने प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक, या जो लंबे काल के लिए, या मतलब कुछ साल भर के साल से ज्यादा तक के लिए जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन सब के कार्यकाल में एक बार या एक बार से अधिक नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। 28, ये जो आज जो एडमिट हुआ है, ये 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इंदिरा गांधी की जब सरकारें थीं, उनकी सारी सरकारों को आप मिला लें तो 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए। सारे नो कॉन्फिडेंस मोशंस डिफीट किए गए सरकार द्वारा, या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिफीट हो गए। लाल बहादुर शास्त्री, जो बहुत ही कम अरसे के लिए प्रधानमंत्री रहे, उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार नो अविश्वास प्रस्ताव आया। मोरारजी देसाई, जो फिर बहुत ही कम अरसे के लिए प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव, 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। तो और वीपी सिंह की सरकार पहली सरकार थी जो अविश्वास प्रस्ताव पर गिरी। तो आप ये देखिए, 1963 में पहला इंस्टेंस है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने का, और 1990 में जाकर के पहली बार ये हुआ। लगभग 20 इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद पहली बार 1990 में कोई सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिरी है। नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को बहस के लिए इस्तेमाल किया गया, ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बहस के लिए इस्तेमाल किया गया, और प्रधानमंत्री को कंपेल करने के लिए कि वो किसी मुद्दे पे जवाब दें, उसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया। उसके बाद देवेगौड़ा की जो सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, वो एक 98 में गिरी ये अविश्वास प्रस्ताव की वजह से। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब दूसरी बार जो 13 महीने की जो सरकार बनी थी, वो एक वोट से गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से, क्योंकि जयललिता ने जब सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था उनकी सरकार से, और उसके बाद उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ा, और उसमें वो एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। और एक जो उसके बाद का जो एक बहुत इंटरेस्टिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो 2008 का है, जिसको भूल जाते हैं। 2008 में जो न्यूक्लियर डील के ऊपर लेफ्ट ने जब सपोर्ट विड्रॉ किया था यूपीए की सरकार से, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, और बहुत ही ड्रामेटिक, मेरे ख्याल है उससे ज्यादा ड्रामेटिक नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जब भाजपा के कुछ सांसद हाउस में आए और उन्होंने कहा कि हमें खरीदने की कोशिश की गई, और नोट उन्होंने ला करके रख दिए, और कहा ये कैश फॉर वोट का स्कैंडल हो रहा है, और सरकार बचाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और बहुत ही नैरोली जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, 275 वोट सरकार के पक्ष में थे और 256 वोट सरकार के खिलाफ थे, पर सरकार बच गई। और फिर 2018 में कुछ जैसी स्थिति आज बनी हुई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, वैसी ही स्थिति 2018 में थी, जब चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव मूव किया था मोदी सरकार के खिलाफ, आंध्रा के स्पेशल स्टेटस को लेकर के, और आंध्रा के और भी जो मुद्दे थे, तेलंगाना और आंध्रा के बाइफरकेशन के बाद के उन मुद्दों को लेकर के। और उस अविश्वास प्रस्ताव में सभी को मालूम था कि भाजपा की सरकार को गिराना तो असंभव है, फिर भी क्योंकि वो मुद्दा उस वक्त टीडीपी को ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है और इस पे सरकार बहस नहीं करने दे रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेके आए। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का जैसे कि आज कई पार्टीज ने समर्थन किया है, और जो एक्चुअल नोटिस है वो कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सबमिट किया,
उस वक्त जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, मैं उनके टीडीपी के जो सांसद हैं उनका मैं नाम भूल रहा हूं, पर उन्होंने मूव किया था। और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सभी पार्टी ने उसका समर्थन किया था। और जयदेव गल्ला ने उस डिबेट को ओपन किया था, मुझे ध्यान है। और 314 वोट मिले थे बीजेपी की सरकार को उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पर जब वोटिंग हुई थी, और बहुत इजीली, कंफर्टेबली वो जीते थे। हो सकता है इस बार इनको और उससे भी ज्यादा वोट मिले, उससे भी ज्यादा वोट से सरवाइव कर जाए। पर अंतिम जो मसला यहाँ है वो ये है कि सरकार गिराने की मंशा से नहीं लाया गया है, ये सरकार को विवश करने की मंशा से लाया गया है, मणिपुर और बाकी ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बोलने। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, विपक्ष के नजरिए से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? हमने देखा, जैसे पुनीत ने कहा, ये सरकार को चर्चा के लिए मजबूर करने के लिए प्रधानमंत्री को सदन में आकर तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष मानता है जहाँ पे सरकार नाकाम रही है, उस पर लाकर उनको उनकी जवाबदेही तय करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हमने देखा, अभी अलायंस बना है विपक्षी दलों का। आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्षी दलों का अलायंस बना है उसकी एक बुनियाद खड़ी करने में मदद करेगा? देखिए राजेश, जैसे पुनीत ने कहा कि मंशा सरकार को गिराने की नहीं है, सरकार को घेरने की है। तो देखिए कई मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, मणिपुर तो है ही। मणिपुर में जिस तरह का वीडियो आया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो दिल को मतलब झंझोड़ने वाला वीडियो है। और पूरा देश इसको जिस कठिन से कठिन शब्दों में इसका विरोध और इसका निंदन, इसका खंडन करना और इसका अपोज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। तो देखिए मणिपुर का इशू है, ये है, प्राइस राइज है और अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। सो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं इनको घेरने के लिए, देखिए अभी तक हमने क्या देखा है कि पिछला सत्र हो या इसका सेशन, ये वाला सेशन हो, सरकार और ऑपोजिशन के चलते जो आपस में उनके बीच में जो रसाकशी चल रही है, उसके बीच में वो पार्लियामेंट का टाइम जाया हो रहा है, कोई बहस मुबाहिसा नहीं हो रहा है। तो ऑपोजिशन ये कोशिश करेगी कम से कम सरकार को इन मुद्दों पे घेरने के, कि क्या, जैसे हमने देखा है कि महंगाई के मुद्दे पे सरकार कुछ नहीं बोल रही है, बेरोजगारी पे सरकार कुछ नहीं कह रही है, और अब ये मणिपुर का इशू हुआ, उससे पहले अडानी के इशू पे जो पिछला सेशन था वो सारा इसमें जाया हो गया। तो हो सकता है, देखिए आप जो कह रहे हैं कि ये एक नींव तो बिल्कुल साबित होगी कि किस तरह से ऑपोजिशन अपना एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाएगी, एक यकजहती का ये एक मिसाल कायम करेगी कि देखिए हमने एक मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे, हमारे बार बार उनको रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं आए, तो हमें मजबूर किया गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। और हमने ये लाया, हमने एक इसलिए ये पता होते हुए भी कि हम इस मोशन को हम ये डिफीट होगा, ये हार जाएंगे हम, तब भी हमने लाया। लेकिन हमारा खाली मकसद था कि सरकार को घेरे, प्रधानमंत्री को घेरे, प्रधानमंत्री को मजबूर करें कि वो इन मुद्दों पे बोले। और हमने, देखिए एक चीज और ये रखिए कि अगला अब इमिडिएटली नवंबर दिसंबर में 4-5 राज्यों में चुनाव होंगे, ये उसके लिए भी एक तय करेगा। देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है ऑपोजिशन अलायंस में, जहां हम आम आदमी पार्टी, देखिए आज सोनिया गांधी ने एक बहुत ही एक उनका जेस्चर था कि वो जब बाहर आई सदन से, तो उन्होंने चल के वो संजय सिंह के पास गई और उनको बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने एक मिसाल, देखिए इसमें कांग्रेस का अभी तक ये, क्योंकि ओनस जो है वो कांग्रेस पार्टी का है कि वो
सारी पार्टियों को एक साथ रखे, यूनाइटेड रखे, क्योंकि बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और उनको ये दिखाना है कि हम कोई बिग ब्रदर एटीट्यूड ही नहीं है हमारा, हम रोल प्ले करेंगे, बड़े भाई का रोल प्ले करेंगे। तो हम जो एक्स्ट्रा माइल है उसको चलने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सारा एक वो जो आज का हुआ ये उसकी तरफ एक कड़ी है। हालांकि हमें ये भी मालूम है कि पंजाब में किस तरह से इस अलायंस को अपोज किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहां के नेता कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है अलायंस। दिल्ली में कुछ कांग्रेस में इसमें फिर रोष है कुछ नेताओं में। लेकिन ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद इस टाइम जो ऑपोजिशन का ये एक मकसद है वो है कि हमें ये सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, और उसके हिसाब से उसके लिए वो एकजुट हो रहे हैं और उसको ये अभी दर्शाएंगे जिस तरह से मुद्दे उठाएंगे और जिस तरह से सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो आने वाले चुनाव है और उसके लिए ये एक आप समझे कि स्टेपिंग स्टोन रहेगा कि किस तरह से ये आगे जाके लड़ाई लड़ेंगे, एग्रेसिवली लड़ेंगे और एक साथ होके लड़ेंगे। कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगी लेकिन उसके बावजूद भी इनके लिए मुद्दा ये है, खाली एक लक्ष्य है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हटाए। अरे ऐसा माना जा रहा है दो और मुद्दे हैं विपक्षी एकता को लेकर जो बहुत ही अहम है। पहला तो यह है कि कोऑर्डिनेटर का मुद्दा जो है, अलायंस का, विपक्षी अलायंस का जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन होगा, इसको लेकर काफी सारी कयासबाजी चल रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है उसका नाम घोषित नहीं हुआ, इससे वो बहुत नाराज हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है कि कम से कम 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करना विपक्ष की तरफ से। ये जो दो मुद्दे हैं। देखिए जी बताइए। राजेश, 543 सीटें, और अगर आपका मानना है कि 400 सीटों पे भी अगर ये एक साथ आ गए तो ये एक अचीवमेंट है अपने में। तो ये एक दर्शाएगा कि नहीं, काफी हद तक ऑपोजिशन यूनिटी और ये जो इंडिया अलायंस है ये कामयाब रहा है। बहुत ही देखिए, मैंने अभी कहा कि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, उसके बावजूद भी अगर 400 सीटों पे एक साथ मिलकर लड़े तो बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। देखिए ये जो बहस स्टार्ट हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस, बीजेपी कोशिश करेगी कि ऑपोजिशन को इनके इन कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट करे। हो सकता है कि ऑपोजिशन उन चीजों को लेके कुछ उनको सीख मिले और वो चाहे कि आगे कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे, कैसे इलेक्शंस, जो स्टेट इलेक्शंस में पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि ममता बनर्जी ने यह कहा था पटना मीटिंग में कि हमें जहां कांग्रेस मजबूत है उनको और मजबूत करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और जहां दूसरी रीजनल ताकतें मजबूत है वहां कांग्रेस को उनको मजबूत करने का मैं अपना योगदान देना चाहिए। तो ये एक देखिए, आप जैसे 5 स्टेट में आ रहे हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी अभी बोल चुका है कि हम मध्य प्रदेश में पूरे सीट 234 सीटों पर लड़ेंगे। आम आदमी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो कितना देखिए, हालांकि इनमें से जो 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट मुकाबला है। बाकी छोटी छोटी पार्टी, हमने कर्नाटका में भी देखा क्या हुआ, वो यहाँ तो सीधा सीधा जो सीधी सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कि तेलंगाना में कांग्रेस का मुकाबला बीआरएस से है। मिजोरम तो चलिए वो तो उसमें कांग्रेस तो है ही और बीजेपी है ही, बट ये जो आगे चुनाव आने वाले हैं इसमें ज्यादा अधिकतर स्टेट्स में कांग्रेस का ही एक रोल दिख रहा है, एक उनका एक भूमिका है, बड़ी भूमिका है। तो किस तरह से बाकी ऑपोजिशन पार्टीज आके उनके पीछे खड़ी होंगी ये देखना है। और दूसरा, आपने कहा कि कोऑर्डिनेटर की बात, बिल्कुल कोऑर्डिनेटर एक इशू रहेगा। जहां तक हमने पिछली बेंगलुरु मीटिंग के बारे में सुना कि नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए क्योंकि वो चाह रहे थे कि उसी मीटिंग में ये डिसाइड किया जाए कि कोऑर्डिनेटर कौन हो, और हो सकता है कि उनके मन में हो और उनके पार्टी के लोग ये भी चाहते हैं कि उनको बना दिया जाए कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर जैसे भी है, और जो उनके ही हाथ में ऑलमोस्ट इस इंडिया अलायंस की बागडोर संभालते। वो कहाँ तक हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि अगली जो मुंबई में मीटिंग होगी काफी मुद्दों पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी
कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन कौन है। देखिए इनके लिए लक्ष्य इस टाइम, जो मैं पहले भी बोला, लक्ष्य है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाना। बाकी जो इश्यूज है वो सेकेंडरी है, पैरामाउंट जो प्राइमरी इशू है वो है, और जो पैरामाउंट है इनके लिए वो है कि इस लक्ष्य को पूरा करना। राजेश, चर्चा से साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव और इस पे बहस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और दिलचस्प रहेगी ये देखना कि विपक्ष किस तरीके से एकता का अपना एक चेहरा पेश कर पाता है, और सरकार जो है किस तरीके से विपक्ष की खामियां निकालने में कामयाब हो पाती है, उनकी एकता में जो है वो दरार ढूंढने में कामयाब हो पाती है। यही लोकतंत्र की खूबी है, और लोकतंत्र जो है वो इसी तरीके से जो है अपने बेहतरीन स्वरूप में नजर आएगा। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश। शुक्रिया।